हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWO TPO पोस्ट के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज के वीडियो लेक्चर में सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 9 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले हमारे 14 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस हैं कंप्यूटर की, वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के आधार पर बनाई गई हैं। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप गारंटी के साथ अपने एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चन 10 में से 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर आपको देख लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर ही आपके क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझ लेना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि MS एक्सेल पर आपने सीट पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया। ये MS एक्सेल की सीट हो गई इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एक ऐसा वर्ड है, 1 है 2 है 3 है, जितने भी हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप प्रिंट नहीं करना चाहते। यानी कि आप इस MS एक्सेल की सीट के डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, इस एक्सेल सीट को ही प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन इस सीट में कुछ ऐसा डेटा है जो कि आप प्रिंट नहीं करना चाहते। उसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो एक वर्ड को तो आप वहाँ से हटा नहीं सकते, या फिर आप उसको हटाना नहीं चाहते बल्कि उसको सीट में तो रखना चाहते हैं, लेकिन प्रिंटेबल वाले फॉर्मेट में आप उसको नहीं रखना चाहते। तो इसके लिए फिर आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और वो फंक्शन होता है क्लीन। इस फंक्शन का आप यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे, तो फिर जिन लेटर्स को, जिन वर्ड्स को आप प्रिंट नहीं करना चाहते वो आपको यहाँ से हट जाएंगे और बाकी आपका सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम MS एक्सेल सीट पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर हम MS एक्सेल की सीट पर आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिएगा मैंने कोई डेटा इस तरीके से रख दिया है, या आपका डेटा यहाँ पर पूरी सीट पर आपने बना दिया है। अब आप चाहते हैं कि कोई डेटा जो है वो यहाँ पर प्रिंट ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्लीन, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिन भी लेटर्स को आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं वो सभी लेटर्स इसमें लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो लेटर आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं उन सभी को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उनको लिखने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो फिर वो सभी लेटर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिनको आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि वो आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन क्लीन, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका MS वर्ड का, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। तो देखिए, MS वर्ड के जो बेसिक केसिंग जो होती हैं, अगर केसिंग की बात करें तो बेसिक जो केस होते हैं वो 2 होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक 2 कैसे होते हैं, एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर केस का मतलब होता है कि अपर केस में सभी कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे और लोअर केस में सभी स्मॉल लेटर आ जाएंगे। तो यहाँ पर MS वर्ड में ऐसा कौन सा केसिंग वाला फीचर नहीं होता है। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यही आपका जो MS वर्ड में केसिंग वाला फीचर है, ये वाला फीचर नहीं पाया जाता है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है। अब मान लीजिएगा MS वर्ड है, आपकी जो वर्क यहाँ पर आप करना चाहते हैं, ये आपका MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने टाइप कर लिया SHIVANSH DWIVEDI, और ये वाला केसिंग फीचर मैंने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर होगा ये कि जो भी आपका लेटर है, जो भी आपका वर्ड है, उसका जो पहला लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कोई भी वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा इस तरीके से,
हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता चला जाएगा। तो ये किस में होता है, कैपिटलाइज ईच फीचर में। टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस में आप देख ही रहे हैं कि कुछ वर्ड जो हैं कोई मतलब जैसे कोई आपका वर्ड है उसमें क्या है, कुछ लेटर क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं और कुछ लेटर क्या हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर टॉगल में क्या होगा कि जैसे आपका टॉगल लिखा हुआ है, मात्र टॉगल की बात कर रहा हूँ, तो टॉगल केस में ये होगा कि स्टार्टिंग वाला जो आपका लेटर है वो स्मॉल में होगा, बाकी पीछे के लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल में होगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, एक वर्ड ऐसा है जैसे TOGGLE, तो ये आगे वाला जो लेटर आएगा वो स्मॉल होगा, बाकी सब पीछे वाले हो जाएंगे स्मॉल, सॉरी बाकी सब पीछे वाले कैसे हो जाएंगे, कैपिटल। तो टॉगल केस में यही होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है, जो नॉर्मली आपका सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस केस होता है। आइए हम इसको MS वर्ड पर भी देख लेते हैं। ये आपका MS वर्ड है। यहाँ पर MS वर्ड में आप देखेंगे, इस वाले फीचर में जाएंगे तो यहाँ पर केस चेंज आ रहा है, और इसमें आप देखेंगे तो आपको 5 केस चेंज दिखेंगे। एक सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि नॉर्मली जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो जो आपका सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें लेटर आ जाएंगे। फिर एक लोअर केस होता है। लोअर केस का मतलब जितने भी आप वर्ड इसमें लिखे हुए हैं आपके, वो सबके सब स्मॉल में आ जाएंगे। फिर अपर केस होता है, जिसमें मतलब ये है कि आपके जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि आपका कोई भी जो वर्ड है उसका पहला वाला जो लेटर है, स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, बाकी पीछे वाला स्मॉल में हो जाएगा। टॉगल केस में क्या है कि टॉगल केस में पहला वाला जो वर्ड है, यानी कोई वर्ड है, पहला वाला जो लेटर है वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी इसके पीछे वाले क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 इसमें केस पाए जाते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी अनकैपिटलाइज ईच वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। आपको 5 वहाँ पर ऑप्शन दिखे, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखा, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सभी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब सुपरस्क्रिप्ट पता हो चुका होगा कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली ये है कि आप कोई वर्ड लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखना चाहूँ या फिर कोई और लेटर लिखना चाहूँ तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे S लिख दिया, अब इसके ऊपर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ जैसे DI, इस तरीके से। जैसे मान लीजिएगा आपका फर्स्ट लिखते हैं ना आप, तो फर्स्ट इस तरीके से लिख लिया और ST यहाँ पर ऊपर लगता है, तो यही सुपरस्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है। तो MS वर्ड में आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो या तो इसको आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके फॉन्ट वाले पैराग्राफ में पाया जाता है, या फिर इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, तो शॉर्टकट की यूज़ होती है इसके लिए कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस, ये तीनों आपको की प्रेस करनी होगी। तो आपका जो सुपरस्क्रिप्ट है वो इनेबल हो जाएगा और उसके आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम MS वर्ड में आ जाते हैं। ये तो एक्सेल है, ये वर्ड में आ चुके हैं। अब देखिए वर्ड में आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, जैसे S लिखा। अब मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, प्रेस, शिफ्ट और प्लस, इन तीनों को मैं प्रेस कर सकता हूँ एक साथ। तो आप देखेंगे, ये देखिए मैंने एक साथ प्रेस किया। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ DWIVEDI, तो यही सुपरस्क्रिप्ट है। यानी जब मैंने कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस इन तीनों को एक साथ प्रेस किया तो यहाँ पर ये इसका सुपरस्क्रिप्ट जो फीचर था यानी फंक्शन था वो इनेबल हो गया, और उसके आधार पर आप इसके डॉक्यूमेंट में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो SDWIVEDI जो भी आप सुपरस्क्रिप्ट के अंतर्गत लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस चिन्ह। वहीं अगर सब स्क्रिप्ट के लिए आ जाए तो फिर हो जाएगा आपका कंट्रोल, शिफ्ट और माइनस वाला साइन। कंट्रोल, शिफ्ट और माइनस वाला जब साइन प्रेस करेंगे तो वो सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया है MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा है एक एक्टिव सक्रिय सेल या फिर एक्टिव सेल वह सेल होती है
जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। यानी MS एक्सेल की आपकी सीट है, ये आपकी MS एक्सेल सीट हो गई। अब वो कह रहा है एक्टिव सेल हम किसे कहते हैं। तो देखिए एक्टिव सेल हम उसे कहते हैं, जैसे ये बहुत सारी सेल बनी हुई होती हैं MS एक्सेल सीट पर। अब मैं इसमें कुछ डेटा टाइप करना चाहता हूँ, इसमें कुछ आप डेटा रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लाऊंगा और यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिव सेल हो जाएगी। अब ये एक्टिव बन जाएगी। अब इसके बाद इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। यानी आपकी एक एक्टिव सेल वो सेल होती है जो आपके द्वारा जो भी आप डेटा या फिर कोई कमांड दे रहे हैं, डेटा का मतलब आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कमांड का मतलब आप इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें जब अप्लाई करते हैं तो ये एक एक्टिव सेल कहलाती है। दूसरे ऑप्शन में है कि प्रत्येक सेल में सेल कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। जी हाँ, सही बात है कि हर एक सेल का अपना खुद का एड्रेस होता है। अगर आप पहली रो के पहले सेल को ओपन करते हैं, यानी कि जिसकी फर्स्ट रो हो, फर्स्ट कॉलम हो, उसका एड्रेस A1 हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी अदर सेल को आप ओपन करते हैं तो G7 का मतलब ये हो जाएगा कि G उसकी रो है, 7 नंबर का वो कॉलम है। तो यहाँ पर G उसका कॉलम है, 7 नंबर की वो रो है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक सेल का अपना एक सेल कॉलम या फिर रो से बना हुआ एक यूनिक एड्रेस होता है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, जबकि यहाँ पर गलत बात पूछी गई है, यानी गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। थर्ड यहाँ पर है कि एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी आप एक्टिव सेल करना चाहते हैं, यानी ये वाली सेल एक्टिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक डार्क बॉर्डर बन जाएगी, ब्लैक। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सेल पॉइंटर कहा जाता है, सेल पॉइंटर। ठीक है, तो सेल पॉइंटर से क्या है, इसकी पहचान की जाती है कि हाँ भाई ये वाली क्या सेल है, एक्टिव सेल है। अब इस एक्टिव सेल में आप कोई डेटा लिख सकते हैं या फिर कोई कमांड दे सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर या फिर दाईं ओर या फिर ऊपर या फिर नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। शिफ्ट की का उपयोग जो है वो आप दाईं बाईं ऊपर नीचे इस तरीके से ले जाने के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा। अब इन चीज़ों को हम MS एक्सेल की सीट पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम MS एक्सेल पर आ चुके हैं। ये सब डेटा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। MS एक्सेल पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस सेल को मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लिंक लिख दिया। अब यहाँ से मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँगा तो ये क्या कहलाएगी, एक एक्टिव सेल कहलाएगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ये था कि हर एक सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो जी बात सही बात है ये। इस वाले सेल पे आएंगे तो आपको A1 देखने को मिलेगा, इस वाले सेल पर आएंगे तो D6 मिलेगा, इस वाले सेल पर आएंगे तो F6। यानी कि हर एक सेल का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। थर्ड ऑप्शन में ये था कि एक बॉर्डर लाइन बन जाती है डार्क कलर की, जिसके बाद ये क्या है, एक्टिव सेल के अंतर्गत आ जाता है। यानी आप इस वाले सेल पर कुछ डेटा लिखना चाहते हैं तो पहले इसे माउस से इस तरीके क्लिक कर लेंगे। अब मैं इसमें ये क्या बन चुका है, यहाँ पर जो सेल पॉइंटर है वो आ चुका है। इस डार्क लाइन को क्या बोलेंगे, सेल पॉइंटर। अब सेल पॉइंटर आ चुका है। अब मैं यहाँ से कोई कमांड दे सकता हूँ या फिर कोई भी डेटा यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में ये कहा गया था कि आप इस सेल पॉइंटर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाना चाहते हैं तो क्या शिफ्ट की से ले सकते हैं क्या? तो शिफ्ट की से आप इसको नहीं ले जा सकते। मैं देखिए यहाँ पर अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो शिफ्ट की को प्रेस करने पर ये कहीं पर भी नहीं जा रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। और अगर मैं शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करूँगा तो ऊपर की ओर जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, केवल शिफ्ट की प्रेस करने से ये कहीं नहीं जाएगा सेल पॉइंटर। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर केवल एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये नीचे की ओर जा रही है। केवल मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर जा रही है। सॉरी, शिफ्ट के साथ मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर जा रही है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप केवल शिफ्ट की प्रेस करेंगे ना तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो मैं आपको हिंदी भी बता दूंगा इसकी। एक्चुअली ये होता है कि बच्चे जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उनको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो उनने उसकी लैंग्वेज को चेंज कर लिया होगा और इसी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो आंसर की में जो क्वेश्चन बन जाता है वो इंग्लिश में ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ ई बैंकिंग वेयर इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कॉर्पोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिकली
ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल्स फर्म और कॉरपोरेट हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। कहने का मतलब ये है कि ई बैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम कौन सा है इनमें से जो जिसके अंतर्गत कोई व्यक्तिगत व्यक्ति या कोई फर्म या फिर कोई कॉरपोरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकता है फंड को किसी भी बैंक की ब्रांच में, किसी भी बैंक की ब्रांच के अंतर्गत किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी फर्म को या फिर किसी भी कॉरपोरेट को, वो भी उस बैंक के किसी भी ब्रांच के कंट्री के अंतर्गत जो भी इस स्कीम के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं उन सभी को भेजा जा सकता है ई बैंकिंग के माध्यम से। वो कौन सी प्रणाली है? तो वो है NEFT। NEFT के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। NEFT बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका UPI होता है, लेकिन UPI में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को भेज सकते हैं। इसमें आप कोई फर्म या फिर कोई कॉर्पोरेट में नहीं भेज सकते हैं। इसमें लिमिट होती है कि आप एक दिन में इतना पैसा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि NEFT, अब देखिए मान लीजिएगा कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है, उसमें बहुत हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं, हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इनकी सैलरी जो है वो इनके अकाउंट में क्रेडिट करनी है। तो फिर इसके लिए यूज़ किया जाता है ई बैंकिंग जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो NEFT ही यूज़ किया जाता है। इसमें UPI के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स को आप UPI नंबर देंगे फिर उस तरीके से, तो ये लिमिटेड होता है। UPI जो है वो हम लोग इंडिविजुअल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जबकि NEFT का यूज़ जो है वो इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, फर्म भी कर सकती है, कॉर्पोरेट के तौर पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से NEFT इसका आंसर हो जाएगा। अब NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अब MS वर्ड 2007 है, उसमें आप पेज को या तो पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, ये लेआउट आप बीच में स्विच करना चाहते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत आपको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा? तो इसके लिए आंसर होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में आपको क्या है, ये चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा, इस तरीके का। तो आइए यहाँ पर हम देख भी लेते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड 2007 ये आपने ओपन कर लिया है MS वर्ड। अब MS वर्ड में यहाँ पर क्या है, पेज लेआउट में जाएंगे हम, पेज लेआउट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप ओरिएंटेशन में देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। अभी ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है, लैंडस्केप में करना चाहें तो ये देखिए लैंडस्केप में हो चुका है। मैं फिर से इसे पोर्ट्रेट में करना चाहूँ तो पोर्ट्रेट में कर सकता हूँ। तो ये हमने किसके माध्यम से किया, ये हमने पेज लेआउट के अंतर्गत जो ओरिएंटेशन ये वाला जो फीचर है, ये फंक्शन है, उसके अंतर्गत हमने इसको किया। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। आपने याहू मेल के अंतर्गत मेल भेजे गए, बहुत सारे मेल आपने भेज दिए हैं। अब वो सभी मेल सेव कहाँ पर होंगे, तो वो सभी मेल सेंट वाले फोल्डर में सेव हो जाएंगे, चाहे वो आपका याहू मेल हो, चाहे वो आपका जीमेल हो। इसमें अगर हम बात करें कि जो आपने मेल भेज दिए हैं वो सभी के सभी मेल आपके कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, कहाँ पर सेव हो जाएंगे, वो सेंट वाले में स्टोर हो जाएंगे। वहीं ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिएगा आपने कोई ईमेल बनाया, ठीक है, अब आप उसको भेजना चाहते हैं बट अभी तक आपने उसको भेजा नहीं है। आपने कोई ईमेल बना लिया है, टाइप कर लिया है, सारा उसको फॉर्मेट तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने उसको सेंड नहीं किया है। फिर कभी आप सेंड करेंगे, परसों नरसों किसी भी दिन आप उसको सेंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप ड्राफ्ट में उसको सेव कर लेंगे, तो ड्राफ्ट के अंतर्गत आ जाएगा। इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स में आपके जो मेल हैं वो आपको जो प्राप्त होते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। स्पैम क्या होता है, स्पैम के अंतर्गत कुछ ऐसे मेल आ जाते हैं जो कि आपके यूजुअल नहीं होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट हो गया। स्पैम वगैरह आपने यूज़ भी किया होगा, आपने जीमेल में देखा होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है तो वो स्पैम में आ जाती है। तो इस तरीके से स्पैम का मतलब वो अपने आप से डिटेक्ट करता है, जो फीचर है, जो जीमेल है या फिर जो याहू मेल है, उसका खुद का फीचर जो एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। उसे लगता है कि ये जो मेल है वो काम का नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो फिर वो स्पैम में डाल देता है, तो ये स्पैम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel इज यूज्ड टू मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि MS Excel में ऐसा कौन सा फीचर है इसके अंतर्गत
जो कि कंटेंट को एक ही सेल के अंतर्गत डिस्प्ले करेगा अगर वो कंटेंट आपके मल्टीपल लाइंस में है। तो इसके लिए आंसर होगा आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैप टेक्स्ट जो कि सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ भी लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हम MS एक्सेल पर आ चुके हैं, ये MS एक्सेल है। अब MS एक्सेल में क्या है, मैंने एक बहुत बड़ी जो लाइन है वो लिख दी है, जैसे शिवांश द्विवेदी, ठीक है, ये मैंने बहुत बड़ी लाइन लिख दी। अब आप देख रहे हैं ये क्या एक ही सेल में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक ही सेल में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपका सेल पॉइंटर आ चुका है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अब मैं रैप टेक्स्ट यूज़ करूँगा। रैप टेक्स्ट यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है आप इसका रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट की यूज़ करेंगे तो ये देखिए एक ही सेल में आपका जो मल्टीपल लाइंस बन रही थी वो एक ही सेल के अंतर्गत आ चुकी हैं। तो ये किस फीचर के अंतर्गत हुआ, रैप टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रैप टेक्स्ट, तो इसके अंतर्गत आपका ये यहाँ पर बन जाता है। तो आंसर होगा आपका क्या, रैप टेक्स्ट। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका सेल बहुत छोटा है, इस तरीके से एक छोटा सेल है, लेकिन इसमें आपने बहुत बड़ी लाइन लिख दी है। अब वो लाइन क्या है, एक ही सेल में आनी चाहिए। तो इसके लिए आप कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। हमने करके भी देख लिया है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल बाय ड्राइंग द बॉर्डर्स, रॉस एंड कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन MS वर्ड 2007। अब ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप MS वर्ड में टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बॉर्डर आप खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं, रॉ भी ड्रॉ करना चाहते हैं और कॉलम भी ड्रॉ करना चाहते हैं। तो फिर आप कौन से फीचर का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फीचर यूज़ होगा ड्रॉ टेबल। देखिए इंसर्ट टेबल से भी आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्विक टेबल से भी कर सकते हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मैनुअली इसकी बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे, मैनुअली इसकी रॉ को ड्रॉ करेंगे और मैनुअली ही इसके कॉलम को ड्रॉ करेंगे। तो फिर किसके माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं, वो है आपका ड्रॉ टेबल। यानी यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। हम इसको MS वर्ड पे भी देख लेते हैं। ये देखिए MS वर्ड पे आ चुके हैं। अब MS वर्ड में मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट वाले सेक्शन पे आऊँगा, इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करूँगा, उसके बाद टेबल वाला आपको सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल ये वाला आपको जो फीचर दिख रहा है इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। अब ये यहाँ पर आपका एक पेन जैसा सिंबल बन जाएगा। इसके माध्यम से मैं अब यहाँ पर पहले बॉर्डर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है इसकी टेबल की। अब मैं इसके रॉ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रॉ अगर ड्रॉ करूँगा तो इस तरीके से एक रॉ बन गई, यहाँ पर ये इसकी दूसरी रॉ बन गई, यहाँ पर ये तीसरी रॉ बन गई। अब मैं इसके कॉलम को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कॉलम ये बन गया, एक दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही था कि आप कॉलम की बॉर्डर लाइन, कॉलम की रॉ, टेबल की बॉर्डर लाइन, टेबल की रॉ, टेबल की कॉलम, इसको आप मैनुअली ड्रॉ करना चाहते हैं तो किस फीचर से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका फीचर हो जाएगा ड्रॉ टेबल। बाकी अगर यहाँ पर आप टेबल बनी बनाई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपकी टेबल बनी बनाई है, इसके माध्यम से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ड्रॉ टेबल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना, तो ड्रॉ टेबल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट पर देखिए, समझिए इस बात को, ये कंप्यूटर है एक, मान लीजिएगा ये कंप्यूटर है आपके घर पर एक कंप्यूटर है और ये एक दूसरा कंप्यूटर है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। मान लीजिएगा आप यहाँ से बहुत दूर दिल्ली पे चले गए, कहाँ पे है, ये कंप्यूटर आपका दिल्ली में है। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर के माध्यम से आप इस कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं, इस कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, इंटरनेट की ज़रूरत तो होगी। साथ ही साथ इसमें अगर आप लॉगिन करके इस कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीचर यूज़ किया जाता है वो होता है टेलनेट। कौन सा फीचर होता है, टेलनेट। टेलनेट के माध्यम से ये किया जा सकता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, इसको रिमोट एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस बोला जाता है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आउट होते हैं। यानी जो आपका सेंटर है वहाँ पे सेंटर में एक जो आपका पीसी है उसमें रिमोट एक्सेस जो फीचर है वो इनेबल करके कहीं दूसरे जगह पर जो आपका मुन्ना भाई टाइप इंसान बैठे होते हैं वो लोग इसको एक्सेस करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये किसके माध्यम से होता है, ये टेलनेट के माध्यम से होता है। इसका फीचर जो है वो टेलनेट है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 15 सेट के जो 10 क्वेश्चन थे उनको पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आए होंगे। आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।